नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टोरी नाइट में, जहां हर रात लाई जाती है एक नई, खौफनाक और सच्चाई के करीब महसूस होने वाली डरावनी कहानी। यहां आपको मिलेंगी तांत्रिकों की डायरी से निकली रहस्यमयी घटनाएं, सुनसान गांव में भटकती आत्माएं और ऐसे रहस्य जिनका कोई हल नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाली है जहां से लौटकर कोई नहीं आया। ये कहानी है विवेक शर्मा की, जो पेशे से स्कूल टीचर हैं। लेकिन एक दिन जब उनकी जिंदगी में एक रहस्यमयी घटना घटती है तो सब कुछ बदल जाता है। एक वीरान मकान, भूतिया आवाजें और एक ऐसा नाम जो सिर्फ रात में गूंजता है, विनीत वाजपेयी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस रात की चीख है जो अब तक किसी के कानों में गूंज रही है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम विवेक शर्मा है, उम्र 29 साल और मैं एक सरकारी स्कूल टीचर हूं। हाल ही में मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हुई थी। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और वीरान खेतों से घिरा था। यहां तक पहुंचने का रास्ता भी एक टूटी फूटी कच्ची सड़क से होकर जाता था। गांव वालों का बर्ताव शुरू से ही अजीब था। जब मैं पहली बार स्कूल पहुंचा तो देखा कि पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। न बच्चे, न कोई स्टाफ, बस दरवाजों की चरमराहट और पुराने पंखों की आवाज। मैंने प्रिंसिपल रूम खोला। पुरानी फाइलें, धूल जमी मेजें और दीवार पर टंगी एक तस्वीर जिसमें एक बुजुर्ग मास्टर की फोटो थी और नीचे लिखा था, विनीत वाजपेयी, प्रधानाध्यापक, 1971-2023। मुझे हैरानी हुई क्योंकि इस आदमी के बारे में गांव वालों ने कुछ भी नहीं बताया था। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का चौकीदार अंदर आया। नाम था रघुवीर। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, मास्टर जी, वो कमरे में मत जाना जो पश्चिम की तरफ है। वहां अब भी वाजपेयी साहब की मौजूदगी महसूस होती है। मैं हंसा और कहा, भूत प्रेत जैसी बातों में मैं विश्वास नहीं करता। रघुवीर बस मुस्कुराया और बोला, आप नए हो, अभी मान जाओगे। पहली रात मैं स्कूल के क्वार्टर्स में ही रुका, क्योंकि गांव से स्कूल तक रोज आना जाना मुश्किल था। रात के करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी, एक धीमी सी दस्तक से। दरवाजा खुला था पर बाहर कोई नहीं था। मैंने बाहर झांका और देखा स्कूल की बिल्डिंग में एक हल्का सा उजाला जल रहा था, जबकि सब लाइटें बंद थीं। मैंने हिम्मत की और टॉर्च लेकर निकला। जैसे ही मैं क्लासरूम की तरफ गया, एक कमरे से आवाज आई, शिक्षा ही मोक्ष है। वही लाइन जो तस्वीर के नीचे लिखी थी, पर आवाज इंसानी नहीं थी। वो भारी और गूंजती हुई थी, जैसे कोई पुराने रेडियो से बोल रहा हो। मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला और जो देखा उसने मेरी रूह तक कपा दी। वहां कोई खड़ा था ब्लैक बोर्ड के सामने और वो कुछ लिख रहा था, पर उसकी उंगलियां नहीं थीं, बस हड्डियां। मैं पीछे हटना चाहता था पर पैर जम गए थे। अचानक उस साया ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और चेहरा झुलसा हुआ। तू आया है मेरी जगह लेने, तू भी यही सिलेबस पढ़ाएगा, मैं देखूंगा तू कितने दिन टिकता है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और भागकर कमरे से बाहर निकल आया। मेरी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं क्वार्टर्स की तरफ दौड़ा, लेकिन पीछे से किसी के पैरों की घसीटने जैसी आवाज मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, पर हवा में कुछ बहुत भारी और डरावना महसूस हो रहा था। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और पूरी रात जागते हुए बिताई। अगली सुबह रघुवीर मुझे मिलने आया। मैंने उसे पिछली रात की सारी बातें बताईं। वो गंभीर हो गया। उसने कहा, आपको वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था मास्टर जी। उस कमरे में तहखाना है जहां वाजपेयी साहब अकेले जाया करते थे। मैंने पूछा, क्यों, क्या है उस तहखाने में? रघुवीर बोला, एक बार झांक लिया तो आत्मा कभी नहीं लौटती मास्टर जी। वहां एक किताब है, एक तांत्रिक ग्रंथ जो बच्चों की आत्मा को कैद कर सकता है। कहते हैं वाजपेयी साहब उस किताब के वश में आ गए थे। मैंने ठान लिया, इस राज को जानकर ही रहूंगा। अगली रात मैंने वो कमरा फिर खोला। इस बार मेरे हाथ में गंगा जल और एक पुराना ताबीज था जो रघुवीर ने दिया था। कमरा शांत था, लेकिन ठंडक पहले से कहीं ज्यादा थी। मैंने कोने में रखी अलमारी खोली और पीछे एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला, धूल से ढंका हुआ। मैंने उसे खोला तो एक सीढ़ी नीचे जाती थी, बिल्कुल अंधेरे में। टॉर्च लेकर मैं नीचे उतरने लगा। हर कदम पर हवा और भी भारी होती जा रही थी। आखिर एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक लकड़ी की पुरानी मेज थी और उस पर रखी थी एक काली किताब। किताब के चारों ओर लाल धागे, राख और अजली मोमबत्तियां थीं।
मैंने जैसे ही किताब को छुआ, पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों पर बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। किताब अपने आप खुल गई और पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़े वह कभी इंसान नहीं रह पाता। तभी मेरे पीछे किसी की आवाज आई, अब तुझे भी वही पढ़ाना होगा जो मैंने शुरू किया था। मैंने मुड़कर देखा, वाजपेयी साहब का भूत मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब और भी सड़ चुका था और उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थीं। तेरा इम्तिहान शुरू होता है मास्टर जी। मैं घबराया नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी ठंड फैलने लगी थी, जैसे मेरे जिस्म के अंदर से रूह खींच रही हो। वाजपेयी साहब की आत्मा हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ी और बोली, ये किताब अब तुझ पर राज करेगी। तुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं, उनकी आत्मा को तैयार करना है, परीक्षा के लिए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किस परीक्षा की बात कर रहे हो आप? उसने अपने काले जले हुए हाथ से किताब खोली और एक पन्ना दिखाया। उस पर 7 नाम लिखे थे, 7 बच्चों के नाम, और उनके सामने लिखा था, पुनरावृत्ति की तिथि, पूर्णिमा की रात। वो बोला, हर पूर्णिमा की रात एक परीक्षा होगी, और अगर किसी बच्चे ने गलत उत्तर दिया, उसकी आत्मा इस तहखाने में कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। मैंने गुस्से में कहा, यह गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जोर से हंसा, अब तुझसे पूछा नहीं जाएगा। तू उस किताब को छू चुका है। अब तेरा शरीर तेरा नहीं और तेरी इच्छा किसी काम की नहीं। उसके इतना कहते ही मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। जब मैं दोबारा होश में आया तो क्लासरूम में था। मेरे सामने वही 7 बच्चे बैठे थे। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन की रोशनी थी। सभी बच्चे शांति से मुझे देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब थे। एक के होंठ सिले हुए थे, एक की आंखें सूनी थीं और एक के गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। तभी एक बच्चा बोला, मास्टर जी, प्रश्न पूछिए। अगर गलत उत्तर देंगे तो क्या हमें भी मरना होगा? मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम सब कौन हो? वही बच्चा बोला, हम वही हैं जिनकी आत्माएं अधूरी हैं। हर पूर्णिमा की रात हमें जिंदा किया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है। मैं समझ चुका था, मैं अब सिर्फ मास्टर नहीं रहा। अब मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं था, मुझे उनकी आत्माएं छुड़ानी थीं उस तांत्रिक परीक्षा से जो वाजपेयी साहब ने शुरू की थी। लेकिन हर बार सही उत्तर देना आसान नहीं था, क्योंकि सवाल वो नहीं होते जो किताबों में लिखे हों। सवाल होते हैं, किसकी मौत सबसे पहले हुई? किसने सबसे पहले चिल्लाया? कौन अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? और अगर एक भी सवाल का जवाब गलत, तो उस रात एक और बच्चा मेरी आंखों के सामने तड़प कर गायब हो जाता था। उसके बदन से धुआं निकलता, वो चीखता और फिर किताब के अगले पन्ने पर उसका नाम दर्ज हो जाता। पूर्णिमा की रात फिर से आ चुकी थी। बाहर पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था और आसमान में चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी मुर्दे की आंखें, ठंडी, सफेद और बेजान। मैंने क्लासरूम में कदम रखा। 7 में से एक बच्चा पहले से ही वहां बैठा था। उसका नाम था शशांक, लेकिन उसकी हरकतें आज कुछ अलग थीं। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरे जा रहा था। उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी, जैसे किसी ने उसे घसीट कर बैठाया हो, और उसके हाथ की उंगलियां माटी में सनी हुई थीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, शशांक, बाकी बच्चे कहां हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज वे नहीं आएंगे, आज बस मैं हूं और वो है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन वो? शशांक की आंखें पल भर को पूरी तरह काली हो गईं और उसकी आवाज में गहराई आ गई। वाजपेयी नहीं, अब नया गुरु आया है। उसका नाम है बलिनाथ। वह अब तुझसे एक नया पाठ पढ़वाएगा। कमरे की दीवारें थरथराने लगीं। क्लासरूम की खिड़कियों से अंधेरा अंदर घुसने लगा, जैसे धुआं नहीं, कोई जिंदा साया रेंगता हुआ आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। किताब अपने आप खुल गई थी। पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और रुक गए एक पृष्ठ पर। उस पृष्ठ पर सिर्फ एक प्रश्न लिखा था, शशांक कितनी बार मर चुका है? मैंने सिहरते हुए उसकी तरफ देखा। अब उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो बोल रहा था, 4 बार मास्टर, मैं 4 बार मरा हूं और हर बार उसी किताब के जरिए। मैंने कांपते हाथों से जवाब लिखा, 4 बार। लेकिन किताब ने जवाब नहीं स्वीकारा। पन्ना जलने लगा और शशांक की आंखों से आंसुओं की जगह आग बहने लगी। वो चीख कर बोला, गलत जवाब, अब मेरी आत्मा तेरे अंदर उतरेगी। और इससे पहले कि मैं भाग पाता, उसने मेरी ओर छलांग लगाई। कमरा अंधेरे में डूब गया और अगली सुबह जब गांव वालों ने स्कूल खोला, क्लासरूम में सिर्फ एक टीचर बैठा था, मैं।
लेकिन मेरी आंखें अब मेरी नहीं थीं। मेरी आवाज अब वैसी नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर बोर्ड पर लिखा, आज का पाठ मृत्यु का अर्थ क्या है। और जैसे ही बच्चे अंदर आए, किताब अपने आप खुल गई और पन्ना पलटा। अब 7 नामों की जगह 8 नाम लिखे थे। नीलम 8वीं क्लास की सबसे शांत और समझदार लड़की मानी जाती थी, लेकिन उस दिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। उसने स्कूल आते ही कहा, सर मैं आज अंदर नहीं जाऊंगी। क्लासरूम में अब वो खुशबू नहीं रही। अब वहां मिट्टी में सड़े हुए खून की बू आती है। मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, नीलम ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वो बोली, वहम नहीं सर, मैंने कल रात सपने में देखा कोई मुझे जमीन के नीचे बुला रहा था। हाथ बाहर आए थे, मेरी टांग पकड़ ली थी। वो कह रहे थे, तू 8वीं है, तेरी बारी अब आई है। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये वही शब्द थे जो किताब के पन्ने पर अचानक उभरे थे पिछली रात। मैंने नीलम को क्लास में भेजा, पर जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, कमरे की बत्ती झपकने लगी। क्लासरूम का पंखा जोर से घूमने लगा, इतना तेज कि आवाज कान फाड़ दे। और फिर नीलम चीख पड़ी। उसकी आंखें पलट गई थीं, उसके बाल अपने आप हवा में उड़ रहे थे और उसके होंठ खुद ब खुद कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। अवधूत के बंधन खोलो, बलिनाथ को भोग दो। मैं दौड़कर अंदर गया, लेकिन मेरा शरीर वहीं दरवाजे पर जम गया, क्योंकि किताब हवा में तैर रही थी। उसके पन्नों पर खून से लिखा गया था, शिशु रक्त में तपाया जाएगा, तेरा पाप सामने आएगा। नीलम अब बेहोश हो चुकी थी। बाकी बच्चे डर के मारे बेंच के नीचे छिप गए थे। तभी क्लासरूम की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। बेंच, कुर्सियां सब नीचे खिसकने लगे, जैसे जमीन किसी गहरे कुएं में बदल रही हो। और उस गड्ढे के अंदर से एक साया बाहर निकल रहा था, लंबा, झुककर चलता हुआ। चेहरे पर कोई नाक नहीं, बस 2 गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं, और शरीर पर बंधे हुए थे काले धागे। बलिनाथ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू झूठा है मास्टर, तूने भी कभी बलि दी थी, याद दिलाऊं। मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उस वक्त मुझे 16 साल पहले की वो रात याद आई, जब मैंने पहली बार इस गांव में कदम रखा था और एक गलती कर बैठा था। एक गलती जो अब मेरे सभी छात्रों की जिंदगियों की कीमत मांग रही थी। साल 2009 की बात है। मैं यानी विवेक शर्मा उस वक्त एक नया मास्टर बनकर इस गांव में आया था। गांव का नाम था भैरवपुर, एक शांत सा दिखने वाला गांव, लेकिन यहां का स्कूल वो तो जैसे किसी पुराने शमशान पर बना हो। मुझे गांव के मुखिया ने खुद कहा था, स्कूल में ध्यान से रहना मास्टर जी, यहां बच्चे जितने भोले लगते हैं उतने रहते नहीं हैं, और स्कूल की जमीन वो तो बहुत पुरानी है। मैंने तब मजाक समझकर अनसुना कर दिया था, लेकिन पहली ही रात जब मैं स्कूल के बगल वाले कमरे में सोया, आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, पर नीचे जमीन पर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था और उस पर लिखा था, प्रथम बलि मास्टर के हाथों। मैंने वो डिब्बा खोला और अंदर एक पिंजरे में जिंदा छिपकली और एक कटा हुआ कौवे का पंख था। मुझे तब लगा कि किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन उसी रात मैंने सपना देखा। एक कुआं लाल पानी से भरा हुआ, उसमें एक बच्चा डूब रहा था और एक आवाज कह रही थी, तेरे आने से पहले इस स्कूल की नींव में 7 मासूमों की बलि दी गई थी। 8वीं बलि अधूरी है और अब वो पूरी तुझसे होगी। मैं हड़बड़ाकर उठा और बाहर देखा तो वही बच्चा सपना छोड़कर जिंदा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो धीरे से बोला, तुमने हमें देखा था मास्टर, फिर भी हमें अनदेखा किया, अब भुगतो। मैंने तब गांव छोड़ने की ठानी, लेकिन गांव के बाहर पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने सड़क गायब हो गई और मैं उसी स्कूल के गेट के पास बेहोश पड़ा मिला अगली सुबह। गांव वालों ने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन अब 16 साल बाद नीलम की जुबान से वही मंत्र दोहराया जा रहा था जो उस रात सुना था। इसका मतलब साफ था, वो 8वीं बलि अधूरी थी और अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। मैं स्कूल के तहखाने में गया, जहां कभी किताबों का पुराना गोदाम हुआ करता था, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी और उस पर बना एक यंत्र जिसमें 8 कोनों वाला चक्र बना था और उसके बीचों बीच एक और बच्चा बैठा था। पर यह बच्चा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा लंबी थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। उसने कहा, तू भाग सकता है मास्टर, पर भूल मत, 8वां जब जागेगा
तो 9वां खुद ब खुद चुना जाएगा। मैं उस बच्चे को देख रहा था जो अब धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसकी जगह जमीन पर लाल रंग की दरारें बन गई थीं। अचानक वो यंत्र जल उठा। 8 कोनों वाला वो चक्र अब धधकती हुई आग में बदल गया था और उसमें से किसी के कराहने की आवाजें आने लगीं। विवेक, तूने वक्त रहते सब कुछ नहीं समझा। मैं पलटा। मेरे सामने खड़ी थी नीलम। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो अब मेरी छात्रा नहीं रही थी, उसमें कुछ और ही समा चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, नीलम, ये सब क्या है? वो बुरी तरह हंसने लगी। तेरा आना तय था मास्टर, ये स्कूल तुझसे अधूरा है और बलि अब पूरी होगी। तभी दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें एक एक कर गिरने लगीं। उनमें से कुछ में बच्चों के चेहरे काले हो चुके थे और कुछ तस्वीरों पर खून के छींटे थे जो कभी नहीं थे। मैं भागा स्कूल से बाहर की तरफ, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग अब बदल चुकी थी। वो स्कूल नहीं रहा, अब वो एक भैरव मठ जैसा दिख रहा था। चारों ओर तांत्रिक चिन्ह, जली हुई हड्डियां और दीवारों पर लिखी एक ही बात, बलि अधूरी है, बलि अधूरी है। और तभी मुझे याद आया, इस स्कूल के पहले मास्टर श्यामलाल, जिनके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो गायब हो गए थे। मैं लाइब्रेरी के एक पुराने रिकॉर्ड में गया जहां उनकी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने जले हुए थे, लेकिन एक पन्ना बचा था जिसमें लिखा था, अगर कोई 8वीं बलि को अधूरी छोड़ दे तो 9वां जन्म उसी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और वो आत्मा वही होगी जो पहले बलि देने से इनकार कर चुका हो, यानी मैं। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मैं ही वो पुनर्जन्म हूं? क्या इसी वजह से मुझे इस स्कूल में भेजा गया था? और तभी नीलम ने मेरी आंखों में देखा और बोली, अब तो जानता है ना, बलि का समय आ गया है। मास्टर विवेक, नीलम की आंखें अब गहरी काली हो चुकी थीं। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके पीछे एक एक करके वे 8 बच्चे खड़े हो गए। वे 8 जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। अब 9वीं बलि पूरी होगी और सब कुछ समाप्त। उसकी आवाज अब एक साथ कई आवाजों में गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन राक्षसी सत्ता बोल रही हो। मैंने कांपते हुए जेब से वो तावीज निकाली जो मां ने चलते वक्त दी थी। वो बोली थी, अगर कभी कुछ समझ ना आए तो ये तावीज जमीन पर फेंक देना। मैंने वो तावीज जमीन पर फेंक दी। जैसे ही तावीज जमीन पर गिरी, वो सुनहरी रोशनी में बदल गई और जमीन से एक भयानक चीख निकली। पूरा स्कूल हिल गया। नीलम जमीन पर गिर पड़ी और वो बच्चे एक एक कर राख में बदलने लगे। चारों ओर धुआं भर गया। हवा इतनी तेज हो गई कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। जब मैंने आंखें खोली, मैं एक वीरान जमीन पर पड़ा था। स्कूल कहीं नहीं था, ना नीलम, ना कोई और। मेरे सामने वो डायरी खुली पड़ी थी और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो 9वीं बलि को समझ ले वही उसे रोक सकता है। बलि रुक गई है, लेकिन वो सत्ता फिर लौटेगी जब अगला मास्टर भूल जाएगा ये कहानी। मैं उस जगह से उठा और गांव लौट आया। अब मैं कहीं और नौकरी करता हूं, लेकिन हर साल 28 जुलाई को, जब वो स्कूल में पहली बलि दी गई थी, मुझे रात में एक सीटी सुनाई देती है और उस सीटी के बाद कोई ना कोई बच्चा लापता हो जाता है। शायद बलि रुकी नहीं, बस टल गई है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या डर यहीं थमता है? विवेक शर्मा की जिंदगी में जो घटा, क्या वो वाकई में बीत गया या फिर वो साया आज भी कहीं उसके आसपास मंडरा रहा है? याद रखना, कुछ डर हमेशा साथ चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरी नाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी कहानियां जो आपके होश उड़ा देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ हर रात डर के नए किस्सों के लिए। हम विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।